हैकर्स। जो कि एक बेसमेंट से Your system is hacked. क्या आपको कभी फील हुआ है कि आपके फोन के उस छोटे से कैमरे से कोई आपकी पूरी लाइफ रिकॉर्ड कर रहा है? क्या आपको कभी लैपटॉप पर काम करते हुए लगा है कि कोई आपको देख तो नहीं रहा? क्या आपको अब भी लगा है आपके फोन या लैपटॉप में जो प्रोटेक्टेड या प्राइवेट फाइल्स हैं वो सच में प्राइवेट हैं? आखिर ये दुनिया खत्म कैसे होगी? एक वर्ल्ड वॉर, देशों के बीच न्यूक्लियर अटैक्स, कोई डेडली प्लेग या आसमान से गिरते हुए एस्ट्रॉइड्स? नहीं, बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है दुनिया खत्म होगी एक्सीडेंट से। हाँ, एक मिस्टेक। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी अंडरग्राउंड मार्केट के बारे में जहाँ बेसमेंट के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के आगे बैठे हैकर्स कैसे टेररिस्ट, डिक्टेटर्स, कंपनीज और हमारी खुद की गवर्नमेंट से मिलियंस में पैसा कमा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है आखिर हमारे डिजिटल डिवाइसेस में आने वाले अपडेट्स आखिर आते क्यों हैं? बार बार रिमाइंड मी लेटर करने के बाद भी एक टाइम बाद हमारा डिवाइस अपने आप अपडेटिंग शुरू कर देता है, पर क्यों? तो आज आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। अगर आपने अपनी लाइफ के कुछ मिनट्स भी इंटरनेट पर स्पेंड करे हैं तो काफी चांसेस है कि आपके डेटा के ऊपर साइबर अटैक्स हुए हों। चाहे वो वेबसाइट जिसे आप यूज करते हैं वहां से डेटा लीक होना हो या आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना हो। आज की दुनिया में जब ऑलमोस्ट सारे देश किसी न किसी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड है और जब नॉर्मल लोग जैसे आप और मैं इंटरनेट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंसी टाइम के साथ साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिस वजह से इलीगल बिजनेसेस जैसे ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल वेपन ट्रैफिकिंग जैसे बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इनमें सबसे टॉप पर है जीरो डे एक्सप्लॉइट बिजनेस। आखिर जीरो डे है क्या? जीरो डे एक सॉफ्टवेयर फ्लॉ होता है जिसके बारे में हैकर्स के अलावा किसी और को बिल्कुल भी पता नहीं होता, स्पेशली सॉफ्टवेयर वेंडर्स और डेवलपर्स को। जीरो डे के 3 टर्म्स होते हैं। जीरो डे वर्नरेबिलिटी, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होल होता है ब्राउजर सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जिसके बारे में ना तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पता होता है और ना ही किसी एंटीवायरस वेंडर्स को। और इसी वजह से इस सॉफ्टवेयर होल का कोई पैच नहीं निकल पाता और ना ही कोई एंटीवायरस इन सॉफ्टवेयर फ्लॉस को डिटेक्ट कर पाता है। जीरो डे एक्सप्लॉइट एक ऐसा कोड जिसको हैकर्स यूज करते हैं वर्नरेबिलिटी का फायदा उठाने के लिए। इस कोड का यूज करके हैकर्स सिस्टम में घुसकर वायरस, ट्रोजन हॉर्स या फिर कोई भी मालवेयर डाल सकते हैं। ये बिल्कुल आपके घर की उस टूटी या खुली खिड़की की तरह है जहां से चोर घुस सकते हैं। जीरो डे अटैक ये जब होता है तब सॉफ्टवेयर वेंडर्स और डेवलपर्स उस सॉफ्टवेयर फ्लॉ का पैच नहीं निकाल पाते और हैकर्स वर्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए सिस्टम में मालवेयर रिलीज करते हैं, जिसकी हेल्प से हैकर्स अपने बेनिफिट के लिए डेटा चुरा सकते हैं, सिस्टम के ऑपरेशन डिसरप्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि सिस्टम को डैमेज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी हैकर को iOS या एंड्रॉइड में कोई भी जीरो डे वर्नरेबिलिटी मिलती है तो वो दुनिया के किसी भी डिवाइस में अनडिटेक्टेडली घुसकर सारे एप्स, मैसेजेस, फोटोज, वीडियोस, मेल्स सबका एक्सेस अपने पास ले सकता है। यहाँ तक आपको पता लग चुका होगा कि जीरो डे एक्सप्लॉइट कितना डेंजरस हो सकता है। एक वैल्यूएबल जीरो डे एक्सप्लॉइट के साथ हैकर्स दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी के सिस्टम में अपनी कमांड बना सकते हैं। जीरो डे एक्सप्लॉइट की हेल्प से हैकर्स बड़ी कंपनीज के साथ साथ किसी देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम में घुस सकते हैं, एक वर्ल्ड वाइड साइबर अटैक कर सकते हैं और किसी भी देश की पूरी इलेक्ट्रिसिटी तक कट कर सकते हैं। पर हैकर्स के लिए जीरो डे वर्नरेबिलिटी ढूंढना इतना आसान नहीं होता। महीनों तक लाखों मालवेयर डिटेक्ट और प्रोसेस करने के बाद भी हैकर्स को सिर्फ 1 से 2 ही जीरो डे एक्सप्लॉइट कोड मिल पाते हैं। पर इन एक्सप्लॉइट कोड्स को एक जेन्युइन बायर मिलियंस में खरीदने को रेडी रहता है, जिसे आपके डेटा की नीड है। पर वो जेन्युइन बायर है कौन? ये और ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन है। रूल नंबर 1 ऑफ जीरो डे मार्केट, डोंट टॉक अबाउट जीरो डे मार्केट। ये सब स्टार्ट हुआ 80s और 90s में, जब कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने क्यूरियसली कोड्स में फ्लॉज निकालना शुरू किया। स्टार्टिंग में ये सब एक हॉबी की तरह शुरू हुआ। स्टूडेंट्स जानना चाहते थे कोड वर्क कैसे करते हैं और जब उन स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी कंपनीज के कोड में फ्लॉज मिले तो उन्होंने एक गुड इंटेंशन के साथ कंपनीज को इन्फॉर्म किया। बट ये कंपनीज हैकर्स के लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट ने तो डायरेक्टली इन हैकर्स को एज अ क्रिमिनल
क्रिमिनल देखना शुरू कर दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपने यूजर को अपने फ्लॉज के बारे में नहीं बताना चाहता था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नोटिस जारी किया जिसमें लिखा था, अगर हैकर्स हमारे सिस्टम में घुसने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कंपनीज के इस एक्शन की वजह से हैकर्स में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। जो हैकर्स कंपनीज को उनके फ्लॉज बताकर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे थे, इसी एक्शन की वजह से काफी व्हाइट हैट हैकर ब्लैक हैट हैकर बने। जब कंपनीज ने हैकर को किसी भी तरह का रिवॉर्ड नहीं दिया, तब हैकर्स ने सॉफ्टवेयर फ्लॉज को पब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने हैकर्स को टेररिस्ट तक डिक्लेयर किया। 2003 में आई डिफेंस ने वीसीपी वर्नरेबिलिटी कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें आई डिफेंस ने हैकर्स को जीरो डे एक्सप्लॉइट और वर्नरेबिलिटी के लिए पे करना स्टार्ट किया। आई डिफेंस का बिजनेस मॉडल एक मिडलमैन की तरह था। वो हैकर्स से जीरो डे एक्सप्लॉइट परचेज करते और वेंडर और डेवलपर को इन्फॉर्म करके पैसा कमाते। वीसीपी के थ्रू हैकर्स अपने हार्ड वर्क से पैसा तो कमा रहे थे, पर आई डिफेंस बहुत लो अमाउंट पे करता था हैकर्स को, और इन्हीं सेम वर्नरेबिलिटीज की बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होती है ब्लैक मार्केट में। एक अंडरग्राउंड स्पेस जहां हैकर्स ब्रोकर्स के थ्रू वर्नरेबिलिटीज को बिना अपनी पहचान बताए बाय एंड सोल्ड कर सकते हैं। बट इस केस में हैकर्स ना तो बायर के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही बायर हैकर के बारे में, जिस वजह से इन वर्नरेबिलिटीज का क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज होना कॉमन है, जिसमें आमतौर पर नॉर्मल लोग ही हैकर्स का शिकार बनते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी एस्पियोटेज, सैबोटेज और दूसरे देशों की स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इन वर्नरेबिलिटीज को खरीदने की लाइन में सबसे आगे रहती है। 2010 में ईरान के ऑयल सेंट्रीफ्यूजेस बहुत तेजी से फॉल होने लगे। जब न्यूक्लियर फैसिलिटी के इंस्पेक्टर ने डीप इन्वेस्टिगेशन की, तब पता चला कि इसके पीछे एक पावरफुल मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम था स्टक्सनेट। 2010 में ईरान नटांस के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी में न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपमेंट पर काम कर रहा था, वो भी एयर गैप फैसिलिटी के साथ, मतलब बिना किसी नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन के साथ। स्टक्सनेट एक बहुत ज्यादा एडवांस बॉम्ब था जो 4 जीरो डे एक्सप्लॉइट के हेल्प से वर्ल्ड का सबसे पहला डिजिटल वेपन बना। स्टक्सनेट एक्चुअल में यूएसबी स्टिक्स की हेल्प से ट्रैवल करता था और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में स्प्रेड होता था। क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस बॉम्ब था, इसी वजह से पहले ये इन्फेक्टेड सिस्टम्स में Siemens स्टेप 7 सॉफ्टवेयर को ढूंढता था, जो कि इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स को ऑटोमेट और मॉनिटर करने के लिए यूज होते हैं। PLC यानी कि वो कंप्यूटर सिस्टम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें ढूंढने के बाद ये मालवेयर मशीन्स को उनकी लिमिट से ज्यादा फास्ट चलाने के इंस्ट्रक्शन भेजता था, वो भी बिना किसी नेटवर्क और इंटरनेट की हेल्प से। स्टक्सनेट ने ईरान के 5000 में से करीब 1500 न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को डिस्ट्रॉय किया और साथ ही साथ 2 लाख से भी ज्यादा कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया, जिस वजह से ईरान का न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे 1.5 साल तक डिले रहा। लॉस के बारे में ईरान ने कभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की, पर एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान को सिर्फ सेंट्रीफ्यूजेस की वजह से $50 मिलियन से भी ज्यादा का लॉस हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी में इतना सब कुछ हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। पर जैसा कि मैंने शुरू में बताया, स्टक्सनेट एक बहुत ज्यादा एडवांस बॉम्ब था। इसने पहले ही इंडस्ट्रियल रूटकिट को इंस्टॉल किया था, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल सिग्नल को फेक करता था, जिस वजह से मशीन्स में कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर होने के बाद भी किसी भी तरह के अलार्म्स नहीं बजे और एट द सेम टाइम मेन कंट्रोलर के पास भी फेक फीडबैक्स भेजे गए, जिस वजह से मशीन के डेड हो जाने तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला। स्टक्सनेट को ऑफिशियली किसी ने भी अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा, पर एक्सपर्ट्स का मानना है इस अटैक के पीछे यूएस और इजराइल का बहुत बड़ा हाथ था, जिनका एम था ईरान के राइजिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना या कम से कम बहुत ज्यादा टाइम के लिए डिले करना। अगर आपको इंसिडेंट डरावना लगा तो अगले वाले के लिए रेडी रहना। एक ऐसा साइबर अटैक जिसने इंडिया, यूके, यूएस, रशिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड करीब 150 कंट्रीज में 2.5 लाख से भी ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट विंडो रनिंग कंप्यूटर्स पर अटैक किया। WannaCry रैंसमवेयर। इस मालवेयर ने हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन और गवर्नमेंट से लेके गैस एंड ऑयल प्रोडक्शन को काफी नुकसान पहुंचाया। 12 मई 2017 WannaCry ने NHS नेशनल हेल्थ सर्विस के हजारों हॉस्पिटल्स के माइक्रोसॉफ्ट रनिंग कंप्यूटर्स में रैंसमवेयर रिलीज करा, जिस वजह से हॉस्पिटल के सारे सिस्टम्स लॉक्ड हो गए और सभी
तभी स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज दिखाई गई, एक रैंसम नोट। सिस्टम को अनलॉक करने के लिए $300 की डिमांड हुई, जो डिमांड टाइम के साथ साथ ड्रामेटिकली बढ़ती जा रही थी, वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। 7 दिनों के बाद यूजर का डेटा परमानेंटली डिलीट। इस अटैक की वजह से NHS की हेल्थ सर्विस काफी ज्यादा डिसरप्ट हुई। इमरजेंसी वाले पेशेंट्स को भी टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और साथ ही साथ काफी एम्बुलेंसेस को भी डिसरूट कर दिया गया, जिस वजह से कुछ ही घंटों में NHS के 19,000 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुए और पूरे ट्रस्ट को 92 मिलियन यूरो का लॉस हुआ। वरना क्राइम में जिस वर्नरेबिलिटी का यूज हुआ, वो वर्नरेबिलिटी सालों से यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास थी, जिसे वो अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते थे। पर शैडो ब्रोकर्स नाम के एक हैकर ग्रुप ने इस इटरनल ब्लू को NSA से चुराकर पब्लिकली पब्लिश करना शुरू किया, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस एक्सप्लॉइट का पैच भी निकाला। बट जिन लोगों ने भी अपने सिस्टम्स को अपडेट नहीं किया या जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन पुरानी विंडोज का यूज कर रही थी, उन्हें इस अटैक का सामना करना पड़ा। अटैक के करीब 4 घंटे बाद एक 22 साल की कॉलेज ड्रॉप आउट सिक्योरिटी रिसर्चर मार्कस हटचिंस ने WannaCry के कोड में एक किल स्विच डिस्कवर किया और $11 में उसका डोमेन खरीदकर पूरा का पूरा अटैक रोक दिया। इस साइबर अटैक ने वर्ल्ड वाइड करीब $4 बिलियन का नुकसान किया और इतना बड़ा अटैक सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि लोगों ने अपने कंप्यूटर्स को अपडेट करने में आलस दिखाया। अगर आप किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं जिसके अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो मेरी एक एडवाइस हमेशा याद रखना, कीप इट अपडेटेड। थैंक यू।